हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं टीजीटी साइंस की तैयारी। तो आज है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? इलेक्ट्रिका से या फिर इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जिसने जो इलेक्ट्रिसिटी के जो कॉन्सेप्ट था उसको देखा था कि भाई कोई भी एक चीज़ है उसके अंदर अट्रैक्टिंग पावर है। जब भी हम उसे किसी चीज़ के साथ रब करते, देखो आप नॉर्मली भी करके देखो कि अगर आप पेपर को रब करोगे, ठीक है, तो और आपको अपने हेयर्स के पास लेके जाओगे तो उसमें एक चार्ज डेवलप होगा। वो क्या करेगा? आपके हेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो वो उसमें चार्ज इतना कम होगा कि वो ऐसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो होता है अट्रैक्शन पावर। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है। और इसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और इजीली यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेटल इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा कौन से मेटल्स का यूज़ किया जाता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा कौन से मेटल यूज़ किए जाते हैं? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। देखो यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया एसी, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी लिख रखा है। अगर आगे आपको कहीं आई लिखा मिले तो आप समझ लेना वो इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो बाय टाइम। मतलब किसी भी गिवन टाइम के अंदर कितना चार्ज उससे फ्लो हुआ है, पास आउट हुआ है, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो चार्ज को क्या लिखेंगे? क्यू, और टाइम को टी। इलेक्ट्रिक करंट को आई, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। उसके बाद आया जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और 1 एम्पियर इक्वल होती है 1 चार्ज पर सेकंड सेक्शन के। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो अपोजिट करता है नेगेटिव चार्ज के। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज इस साइड फ्लो करेगा। और यह किस चीज़ के कारण फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के ही कारण। ठीक है। अब 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर करंट। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा न्यूमेरिकल का एग्जांपल दे रखा है। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इसमें क्या दे रखा है? करंट आपको दे रखा है 0.75 एम्पियर। टाइम आपको दे रखा है 8 मिनट। अब मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड के अंदर। ठीक है। सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई बाई विद 60। तो उसके बाद क्या है? क्यू हमें निकालना है, तो आई और टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्यू आ जाएगा हमारे पास 360 सी। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। इसके ऐसा यूनिट है वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज की क्या थी? एम्पियर, ए से डिनोट करते थे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन ए सर्किट इज सिमिलर टू द वाटर फ्लो इन ए पाइप। जैसे वाटर फ्लो होता है ना पाइप में, वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होता है एक सर्किट के अंदर। फ्लो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हायर इलेक्ट्रिकल फ्लो टू द लोअर इलेक्ट्रिकल फ्लो। मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लो ज़्यादा है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ हो बेटा, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, वहाँ से कहाँ पे फ्लो करेगी? जहाँ पे उसका अमाउंट कम है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज मेंटेन बाय यूजिंग सेल और बैटरी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं? सेल या बैटरी से। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, वो क्या होगा? वी। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं, तो वो होगा डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। क्यू क्या है? चार्ज। ठीक है। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कोलम, मतलब जूल पर कोलम। 1 वोल्ट जूल पर कोलम के इक्वल होगा। देखो अब एग्जाम्पल दे रखा है। वी दे दिया 9 वोल्ट, क्यू दे दिया 3C। तो अब हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा? V इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो क्यू इस साइड आ जाएगा, वी क्यू। इनके मल्टीप्लाई करने से वर्क का क्या आ गया? 27 जूल। अब आया ओम्स लॉ।
आई नो बेटा फिजिक्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, स्पेशली न्यूमेरिकल, बिकॉज फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी ट्राई करूँगी कि आपके फिजिक्स में अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 तो हो ही जाए। न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा है वो, अगर आपको कहीं और से हो सके तो प्लीज़ कर लेना। ओम्स लॉ, जॉर्ज सिमन ओम ने ये लॉ दिया था। इसने क्या किया था, रिलेशनशिप बताई थी किसके बीच में, रिलेशन बताई थी किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जो आई है इलेक्ट्रिक करंट है और जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बीच में रिलेशन बताई थी। क्या बताई थी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा उतना ही उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, वी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इलेक्ट्रिक करंट। वी इज इक्वल टू आई आर लिखा, आई तो हो गया। अब जो ये आर है ना, ये कांस्टेंट लगाया है इसको हटाने के लिए। ठीक है, जो ये आर है ये क्या है, रेजिस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। रेजिस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू वी आई। आर निकालेंगे तो आई इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट होता है गिवन टेम्परेचर पे। इसकी यूनिट क्या है, ओम। किसने दिया था, ये ओम्स लॉ है, ओम्स ने दिया था, तो इसकी यूनिट है ओम। और ओम को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इस सिंबल, ये सिंबल जहाँ मिले आप समझ लेना वो ओम है। 1 ओम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। क्यों, देखो आर किसके इक्वल है, वी बाई आर, वी बाई आई। वी का वो एसआई यूनिट क्या होती है, वोट, और आई इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होती है, एम्पियर। तो इसकी यूनिट हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ओम जो है वो वी ए माइनस 1 के इक्वल है। और रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका आया है पहले भी 1-2 बार, तो अब भी आ सकता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम रेजिस्टेंस। तो क्या है, एरिया पर डिपेंड करेगी रेजिस्टिविटी। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का मटेरियल का जो भी नेचर होगा उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आया देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल किसके है, एल बाय एरिया के। तो इसको हटाने के लिए क्या किया गया, इस प्रोपोर्शन को हमने एक कांस्टेंट लिया जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, जो कि है रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करती है एरिया और लेंथ पे, बट डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, लेंथ पे और एरिया पे। टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे आप टी भी लिख सकते हो। ठीक है, वो बाद की बात है। अब आया रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी क्या है कि जो भी रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा ना किसी भी मटेरियल के द्वारा, कब, जब उसका साइज 1 मीटर होगा एंड जो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। अब आया जो मेटल और एलॉयज है ना, उनमें क्या होता है, लो क्या होती है, रेजिस्टिविटी, लो रेजिस्टिविटी होती है। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। रेजिस्टिविटी क्या करती है, करंट को स्लो डाउन करने का काम करती है। इनमें क्या होती है रेजिस्टिविटी, मेटल और एलॉयज में 10⁻⁻⁸ ओम मीटर एंड टू 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। इसको याद रखना, ये आ सकता है कि भाई मेटल और एलॉयज में कितनी रेजिस्टिविटी होती है। और इंसुलेटर और लाइक रबर एंड ग्लास, उनमें क्या होती है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, 10⁻12 ओम मीटर एंड 10⁻12 ओम मीटर। जो रेजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जितने ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो टेम्परेचर में जैसे जैसे चेंज आएगा वैसे ही इनमें भी चेंज आएगा। अब आया प्योर मेटल रेजिस्टिविटी। प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो रेजिस्टिविटी। सो वी कैन यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसीलिए क्या होते हैं, हमें ये यूज करने पड़ते हैं क्योंकि इनमें लो रेजिस्टिविटी होती है। जो रेजिस्टिविटी होती है एलॉयज के अंदर वो ज़्यादा होती है। क्योंकि ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होते वो, और डिक्रीज होता है चेंज इन
रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस पे तो डिपेंड करेगा। अब आता है एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि है टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं भाई कि क्या होता है, कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। इलेक्ट्रिकल लैंप्स में जो हमारे नॉर्मल बल्ब भी हैं जो आपने पहले देखे होंगे, उनमें क्या होता है, जैसे कि ये आपका बल्ब है, यहाँ पे ये होता है ना, इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा तभी तो ये पिघलता नहीं ना, यहाँ पे मेल्ट नहीं होता ना, वरना तो मेल्ट हो जाता। अब आया रिहोस्टेट, a variable resistance device used in each circuit to regulate the electric current without changing V source voltage source। बिना वोल्टेज सोर्स को चेंज किए जब इलेक्ट्रिक करंट क्या रेगुलेट किया जा सके, उसमें क्या यूज़ करते हैं हम, रियोस्टेट। एमीटर कैन यूज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ईच इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्टली इन एम्पियर। मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है एक सर्किट के अंदर, वो कैसे डिनोट कर सकते हैं हम, एमीटर से। वोल्ट मीटर से क्या मेजर कर सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है गिवन पॉइंट्स के अंदर, ठीक है, उसको कर सकते हैं। उसके बाद आया रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। अब हम रेजिस्टेंस को यूज़ कैसे करेंगे, किन फॉर्म में। फर्स्ट है सीरीज में और सेकंड है पैरेलल में। दो तरह की अरेंजमेंट होती है। सीरीज क्या होगी, करंट फ्लो थ्रू द आर इज सेम। जैसे देखो सीरीज में तो कैसे लगते हैं, एक ये लग गया रेजिस्टेंस, एक ये लग गया और थर्ड ये लग गया, ठीक है, R1 R2 R3। तो जितना भी इसमें से करंट फ्लो होगा इतना ही तो इसमें से होगा ना, तो सेम होते हैं। टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज। मतलब इनको कैसे डिनोट करते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो R1 + R2 + R3 या जितने भी R हैं उनके कम्बिनेशन से होती है, इक्वल टू द सम ऑफ R, ठीक है। उसके बाद आया पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे ये है एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ गया, तो ऐसे जितने भी आपको लगाने हैं आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया R1 R2 R3 R4 R5। इनमें क्या होता है, जो वोल्टेज ईच आर इज सेम इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस द होल कम्बिनेशन। जो वोल्टेज होगी ना वो सेम होगी जितना भी उनमें होगा, और करंट वेरीज करेगा तीनों में, मतलब तीनों में, चारों में, पांचों में, जितने भी हैं सब में अलग अलग करंट होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। सो जो टोटल करंट है सम ऑफ ऑल करंट क्या होगा, RP, मतलब जो टोटल क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 या प्लस जितने भी आपके पास रेजिस्टेंस है। अब आया हाउस होल्ड में, हमारे नॉर्मली ये क्वेश्चन आता भी है कि हमारे घरों में कौन सा रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, कौन सा रजिस्टर में होते हैं, तो हमारे घर में पैरेलल में होते हैं। क्यों, देखो सीरीज में क्या हुआ, अगर एक डैमेज हुआ तो सभी डैमेज, क्योंकि इससे करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन अगर इनमें कोई एक डैमेज हुआ तो सिर्फ ये वाला डैमेज होगा, जो बाकी है वो सभी वर्क करेंगे। उसके बाद आया ए सीरीज सर्किट इज नॉट फॉलोड। देखो बोलता है ना सीरीज सर्किट नहीं फॉलो होती, इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सीरीज सर्किट फेल्ड फॉर द टायर्ड रिटर्न्स। पैरेलल सर्किट डिवाइड करंट इनटू वेरियस कंपोनेंट्स में तोड़ देता है उसको। जैसे डिफरेंट पार्ट में, हमें किचन में भी लाइट चाहिए होती है, हमें रूम्स में भी, हमें ड्राइंग रूम में भी, लिविंग रूम में भी, ऐसे हर जगह चाहिए होती है। अब आया हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इट अप्लाइंग वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फॉर ए टाइम एंड इट पर जूल लॉ ऑफ हीटिंग, एज पर लॉ ऑफ जूल हीटिंग। तो क्या है कि जो वोल्टेज लगाई गई है ना कंडक्टर के एंड में, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, उसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ना एक टाइम पर ही फ्लो होगा, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग। उसमें क्या है, W = QV है, मतलब Q किसके लिए लिखते हैं हम, चार्ज के लिए,
और V वोल्टेज के लिए। अब क्या आया, V तो आ गया, Q बराबर है LT, और जो V बराबर है I स्क्वेयर RT VM, और V स्क्वेयर T/R। तो जो W है वो किसके बराबर हो गया, I स्क्वेयर RT के बराबर सीरीज के लिए, और W इज इक्वल टू V स्क्वेयर T/R। देखो ये वाला तो सीरीज के लिए और ये वाला है पैरेलल के लिए। इसको याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके। उसके बाद आया, अब आया जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की, और किसके लिए, इलेक्ट्रिकल करंट के लिए। तो क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब देखो इलेक्ट्रिक हीटिंग में मैं नॉर्मली बता देती हूँ, इनको पढ़ लेना। जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन होता है, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और एरोगन से मिलके बना होता है। ये बल्ब में भी प्रेजेंट होते हैं, और जो आपने लाइट हीटर देखे होंगे में भी प्रेजेंट होता है, और जो लाइट हीटर देखे हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद आया इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो आपको पता होगा फ्यूज हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको मतलब स्टॉप करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लो उसका ना हो जाए एकदम से, उसको स्टॉप करने के लिए लगाए जाते हैं। उसके बाद आया इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, टाइम रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू मतलब पावर इज इक्वल टू W/T वर्क बाय टाइम। अब W का क्या फॉर्मूला आया था वहाँ पीछे, सीरीज के लिए तो आया था I स्क्वेयर RT, एंड पैरेलल के लिए आया था I स्क्वेयर T/R। अब देखो इसकी जगह पुट करें अगर हम, तो क्या होगा, I स्क्वेयर RT/T, T से T कैंसिल, I स्क्वेयर R तो हो गया सीरीज के लिए, एंड वहाँ पे क्या आ गया, I स्क्वेयर T/RT, T से T कैंसिल, I स्क्वेयर R, ये आ गया वर्क का फॉर्मूला पैरेलल के लिए। SI यूनिट होगी वोट, 1 वोट इज इक्वल टू 1 वोल्टेज वाला वोट, और 1 वोट हावर एंड किलो वोट हावर आर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, वोट हावर एंड किलो वोट हावर। 1 किलो वोट हावर इज इक्वल टू 1000 वोट हावर, किलो का हटा के 1000 ही तो आता है, और किसके जूल, कितने जूल के बराबर, 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जूल के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। प्लीज़ बच्चों शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।